राजनीति में राजनीतिक दलों का हर कदम आप अलग दिशा में जाता हुआ देख सकते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों से बातचीत करती है और उनके बातचीत को समझने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो तैयार हैं। अनुच्छेद 44 का इसमें उदाहरण दिया गया। ऐसे में अगर इस बात को सीधी तरीके से समझे तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है, ये कहती नजर आ रही है कि वो साथ में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन परिस्थितियां जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये कि शिमला की मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर अपना स्पष्ट रुख ये समझा दिया कि वो केंद्र के साथ भी बातचीत करने को तैयार है। अब ऐसी पोजीशन में आप साफ समझ सकते हैं कि एक तरफ विपक्ष के साथ खड़े होना, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पक्ष में बात करना और तीसरी तरफ कांग्रेस को समझाना कि अगर ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर हम आपके साथ यहाँ आप हमारे साथ नहीं आते तो ऐसी परिस्थिति में हम हो सकता है कि कुछ और अलग सोचते हुए नजर आएं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रति क्विंटल एफआरपी ये जो सीजन है अगला गन्ने का, शुगर केन का, उसका 10 रुपए के आसपास बढ़ा दिया गया है। साथ ही पीएम प्रणाम योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात है और सब्सिडी का जो पैसा बचेगा उसमें से 50% राज्यों को भी मिलेगा। इसके अलावा यूरिया गोल्ड का जो कंसेप्ट था वो भी लाने की तैयारी थी और उसे भी आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे यूरिया की खपत जो खेतों में होती है वो कम होगी, लेकिन एक जो झटके की बात हो सकती है वो ये कि यूरिया गोल्ड की कीमतें, जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा उसकी कीमत तय करने का अधिकार सरकारी कंपनियों के पास नहीं होगा, बल्कि जो कंपनियां इसे तैयार करेगी उनके पास होगा। तो 3 बड़े फैसले हैं, लेकिन सबसे खास बात गन्ना किसानों के लिए राहत है कि अगले सीजन के लिए उनके एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रीडेटर ड्रोन सौदे में घोटाला हुआ है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले चौगुनी कीमत पर यह ड्रोन सौदा हुआ है। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि दूसरे देश जिन ड्रोनों को 4 गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं, भारत उन्हीं 31 प्रीडेटर ड्रोनों को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 25,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है, यानी कि हम 880 करोड़ रुपए में एक ड्रोन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ड्रोन खरीद में घोटाला किया है। जो काम राफेल सौदे के दौरान हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीसीएस की मीटिंग के बिना अपना महंगा शौक पूरा कर रहे हैं पीएम। देश में क्या चल रहा है ये आप नड्डा जी से पूछते हैं, और जब हिंदुस्तान का पैसा आप विदेशों में देकर आ रहे हैं तो आपको ये तक नहीं पता कि पूरी दुनिया में यह ड्रोन कितने में खरीद हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप अपना शौक पूरे देश को भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस ड्रोन सौदे को सीसीएस से मंजूरी के बिना ही कर लिया गया, जो कि आपत्तिजनक है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा के जो भी हालात बने हुए हैं, अब मामला राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन बनाया है मणिपुर जाने का, और मणिपुर जाने का उनका दौरा तय हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका यह दौरा 29-30 को होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, वो बैठक की नई दिल्ली में। तमाम विपक्षी दल उसमें शामिल हुए थे, तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री को गृह मंत्री ने रिपोर्ट भी सौंपी। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल अब लगती है कि सरकार को मणिपुर के मामले पे विपक्ष या फिर कांग्रेस घेरने की पूरी तैयारी कर रही है, जो हालात वहाँ पे बन रहे हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए केसीआर की पार्टी बीआरएस महाराष्ट्र में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। केसीआर महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं और कभी भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर आज के सामना अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि क्या चंद्रशेखर राव भारतीय जनता पार्टी की टीम बी है, ऐसा सवाल अब उठने लगा है। सामना ने ये भी कहा कि शरद पवार ने भी इसी तरह का वक्तव्य किया है। सामना का कहना है कि तेलंगाना में बीआरएस की लोकप्रियता काफी कम हो चुकी है।
2024 के तेलंगाना विधानसभा के बाद ये पार्टी वहां पर सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी, इसे लेकर भी कोई गारंटी नहीं ले रहा। सामना ने आगे ये भी कहा है कि केसीआर की बेटी कविता लोकसभा का 2019 का चुनाव हार चुकी थी और बाद में दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी जांच भी वहां पर हो गई। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी मुस्तैद नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 50 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल करने की तैयारी में है, जिसमें खुद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नाम भी शामिल हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने तमाम मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, ठीक उसी तरह इसी के जवाब में अखिलेश यादव भी सैफई कुनबे को रणभूमि में उतार रहे हैं। पार्टी और उसकी तैयारियों को लेकर के अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे और शिवपाल यादव को अपनी सीट आजमगढ़ लोकसभा सीट दे रहे हैं। मुलायम की उत्तराधिकारी वाली सीट मैनपुरी पर डिम्पल यादव पहले से ही मैदान में और आगे भी वही मैदान में रहेंगी और फिरोजाबाद से अक्षय यादव ताल ठोकेंगे। दरअसल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव इस बार 2024 के लिए पहले से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और अभी से उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जिससे प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में प्रचार करने का भरपूर मौका मिल जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने मानो अब चुनावी शंखनाद ही कर दिया है। पार्टी के 3 बड़े नेताओं को अगले 3 दिन तक राजस्थान के दौरे पर बुलाया गया है। खास तौर पर आज जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, जबकि कल भरतपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और उदयपुर में अगले दिन उसके अमित शाह को बुलाया गया है और ये तीनों ही अलग अलग संभागों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन इलाका है और काफ़ी मायने भी रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहीं से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी चुनकर आए हैं। तो 3 दिन में 3 बड़े राष्ट्रीय नेताओं के राजस्थान दौरे से बीजेपी एक तरह से चुनावी शंखनाद का ऐलान करने वाली है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 12 वर्षों सीलिंग अब वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाएगा। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार इसका प्रयास कर रही थी इसे वीर सावरकर का नाम देने की, और अब जाकर इस पर सरकारी मुहर लग चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। बांद्रावरली सीलिंग कांग्रेस के कार्यकाल में पूरा हुआ था और इसे राजीव गांधी सीलिंग का नाम दिया गया था और इसी के जवाब में 12 वर्षों सीलिंग को वीर सावरकर का नाम शिंदे सरकार द्वारा दिया गया है। दरअसल वीर सावरकर महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी अहम स्थान रखते हैं, उनके नाम पे राजनीति भी काफ़ी होती है। कांग्रेस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को जरा भी नहीं मानती, यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार वीर सावरकर की आलोचना करते दिखाई दिए थे और इसके एवज में शिंदे सरकार ने सावरकर गौरव यात्रा भी निकाली थी। अब राजीव गांधी सीलिंग के ठीक सामने या फिर कहे कि उसके विस्तारित पार्ट को वीर सावरकर का नाम देकर कांग्रेस को यह जवाब दिया गया है। इसके अलावा ट्रांस हार्बर सीलिंग को अटल सेतु का नाम दिया जाएगा, ये प्रस्ताव भी महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में पारित किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। मैचों के शेड्यूल में पंजाब का नाम नहीं है। इस पर पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सब कुछ किया धरा है। उन्होंने कहा कि अब खेल में भी राजनीति शुरू कर दी है। मोहाली का क्रिकेट स्टेडियम देश का टॉप 5 स्टेडियम में से एक है। मीत हेयर ने कहा कि अन्य खेलों की तरह ही क्रिकेट के क्षेत्र में भी पंजाब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंजाब ने क्रिकेट में कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। सबको पता है कि बीसीसीआई का मुखिया कौन है। यही वजह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग भी गुजरात में हो रही है और फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वह इस भेदभाव को लेकर बीसीसीआई में अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि 1996 हो या फिर 2011 का वर्ल्ड कप, उसके कई मैच जो हैं वो मोहाली स्टेडियम में खेले गए थे। पंजाब सरकार का ये कहना है कि अगर वर्ल्ड कप के मैच पंजाब के मोहाली में होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को आर्थिक लाभ मिलेगा और यही वजह है कि केंद्र सरकार जो है पंजाब को यहाँ चोट पहुँचाना चाहती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और पंजाब की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस बात को लेकर बीसीसीआई जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब आने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक बैठक की। बैठक में खड़गे और बघेल के अलावा पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव, राज्य इकाई के प्रमुख मोहन मरकाम, सैयद नसीर हुसैन, पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू और दूसरे लोग शामिल थे। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनकी कैबिनेट के कई वरिष्ठ साथियों ने भाग लिया। शैलजा ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में सरगर्मी शुरू हो चुकी है। साथ ही शुरू हो चुका है बैठकों का दौर। इसी सिलसिले में बुधवार के दिन एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार के घर पे महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक है। इस बैठक में चर्चा होगी आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण की। साथ ही इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि राज्य की 48 लोकसभा सीट में कौन सी पार्टी किस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस का समावेश है, जो राज्य की 48 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा समय में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट ने पहले ही अपनी युति का ऐलान किया है और महाविकास आघाड़ी हर प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में इस युति को मात देने की। उसी सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। मुंबई के पास मीरा रोड में बकरीद त्यौहार से पहले बकरे की कुर्बानी को लेकर जमकर विवाद हुआ है। पूरा मामला मंगलवार का है। मंगलवार देर शाम मीरा रोड के जेपी नॉर्थ कॉम्प्लेक्स में एक मुस्लिम परिवार जो है 2 बकरे लेकर आया था और इसी का विरोध जो है सोसाइटी के अन्य लोगों ने किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 800 से 1000 लोगों की भीड़ जो है दोनों पक्षों की ओर से इकट्ठा हुई। जवाब में बकरे की कुर्बानी के जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, जय श्री राम के नारे तक लगाए गए। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को किसी भी तरह शांत जो है वो कराया है। हालांकि इस मामले में पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने सोसाइटी के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी जो है वो दर्ज की है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24 मुंबई। यूपी में बकरा ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर शुरू किया गया फ्लैग मार्च। लखनऊ को 18 जोन में बांटा गया। बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, कोई भी कुर्बानी की फोटो या वीडियो वायरल न करे। कुर्बानी निर्धारित स्थान व समय के अनुरूप ही की जाए। अधिकारी सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थान, सड़क या फिर चौराहों पर कुर्बानी न हो। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। कुर्बानी के बाद स्लाइड वेस्ट का तत्काल निस्तारण हो, चाहे आयोजक करे या फिर नगर निगम या फिर नगर निकाय करे। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ योगी सरकार की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएगी। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को सख्ती से निपटा जाएगा। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद पर अमन कायम रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी पर्व को आस्था के अनुरूप ही मनाना चाहिए। उसके नाम पर हुड़दंग या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। बिहार राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षा अब ओपन फॉर ऑल हो गया है, यानी देश के किसी भी राज्य के योग्य और इच्छुक छात्र एवं छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने नियमावली 2023 को लेकर संशोधन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। बिहार में 1,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू है, जो 12 जुलाई तक चलेगी। नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होनी है। नियमावली में संशोधन के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क यह है कि भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात है, इसीलिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता हुई है। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के उन लाखों युवाओं के आंखों में नाराजगी देखी जा रही है जो पिछले कई सालों से
नौकरी का सपना देख रहे थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कदम लोकसभा चुनाव को देखकर उठाया है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चिनाब दरिया के बीच फंसे हुए तमाम लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर स्थानीय लोगों ने ट्यूब की मदद से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। ये आप देखिए कि कैसे पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है, पानी गहरा है और कुछ लोग देखिए वो तैर कर इस ओर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तैर कर इस ओर आ रहे हैं, ये ट्यूब लेकर उस तरफ गए थे और आप देखिए बाकी लोगों को, जितने भी लोग फंसे थे उनको इस ट्यूब की मदद से रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए बेहद ज़्यादा जो लोग थे वो उस ओर फंसे हुए थे, लेकिन तमाम लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये आप तमाम लोगों को देखिए और इनके चेहरों पर खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि इनका जो है वो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जो लोग इन्हें लेकर गए थे, ये देखिए कि कैसे जो तमाम लोग थे ये गए थे अपने खेतों में तरबूज की फसल उगाई थी, उस तरबूज की फसल को इस ओर लाने। वो सामने तस्वीरों में देखिए कुछ और लोग हैं वो भी वहाँ फंसे हुए थे, उन लोगों का भी रेस्क्यू किया गया है। ये आप देखिए पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है, वो इस ओर आने के बजाय सीधे जा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, गरखाल। कुछ दिनों बाद ही सही लेकिन अब मॉनसून पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में दस्तक दे चुका है। आलम यह है कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में 2 से 12 गुना तक ज्यादा बारिश हुई है। ये आपको बता दें कि सोमवार को मॉनसून पंजाब और गुजरात में और आगे बढ़ा। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राज्यों में 5 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटे में 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से 8 राज्यों में 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 हिमाचल प्रदेश में, 6 मुंबई में, 6 राजस्थान में, 2 हरियाणा और पंजाब में हुई है। मंगलवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफनती नदी में 16 और 17 साल के भाई बहन बह गए। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में करंट लगने से 1 महिला की जान चली गई। हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 2 जगहों पर घंटों बंद रहा। इस रूट पर लगा जाम 20 घंटे बाद खुला। अब भी यहाँ 150 रूट बंद है। मौसम विभाग ने राज्य के अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हर साल मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन कुछ देर के ही बाद से ही जब मॉनसून आता है तो पूरे देश में सैलाब की तस्वीरें उभर आती हैं। कैमरामैन अजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में मॉनसून आते ही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। आज जो तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश के दतिया से, यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल के पास ट्रक के पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक निर्माणाधीन जो पुल है उसके पास बहती हुई नदी के आसपास क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त निचला जो कच्चा रास्ता है, यहाँ से जो ट्रक जिसमें सवार थे, शादी समारोह से लौट रहे यात्री थे जो उस वक्त उसमें सवार थे, उसी वक्त पहिया जो है फिसल गया, जिसके बाद ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। भारतीय मौसम विभाग ने एक ऐसा ऐप विकसित किया है जो बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात की गति के बारे में बिल्कुल ही सटीक तौर पर जानकारी देगा और 40 किलोमीटर के एरिया में जहां पर भी जो ऐप डाउनलोड होगा तो 40 मिनट पहले ही ऐप से आपको पता लग जाएगा कि इस स्थान पर बिजली गिर सकती है, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है और उसी के चलते ही सारे देश भर में 48 इस तरह के सेंसर लगाए गए हैं और यही है कि दामिनी को पूरी तरह से विकसित किया गया और इसका नाम दामिनी ऐप दिया गया है। और यदि दामिनी ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो 40 मिनट पहले ही यदि मौसम ख़राब होगा, बिजली गिरने वाली होगी, वज्रपात होगा तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। अमरनाथ यात्रा 2023 शुरू होने में अब केवल
2 दिन का समय रह गया है और कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा से संबंधित सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ जो यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं वो भी सारी पूरी कर ली गई है। इस समय हम आपको कश्मीर घाटी में बालतल जो अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप सोनमर्ग से आगे लगता है उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ हर व्यवस्था रखी गई है यात्रियों के लिए, खाने पीने से लेकर जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों के लिए रखी गई है। इन दुर्गम पहाड़ियों में कभी-कभी जो मौसम है वो भी काफ़ी ख़राब होता है, इसके चलते सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं। SDRF, NDRF भी रास्ते में तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, बालतल बेस कैंप, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर रिनोवेशन के काम को लेकर फिलहाल सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पूरे मामले में CAG जांच करेगी और ये देखेगी कि रिनोवेशन का काम जो किया गया है उसके पीछे तथ्य क्या है, कितना पैसा खर्च किया गया, किस पर्टिकुलर डेट से काम शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है और आखिर जितना पैसा खर्च किया गया है क्या उसकी वजह थी सही या फिर नहीं की। ऐसे में अब बीजेपी को इस पूरे मामले पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में वादे किए थे वो अपने वादों से भटक गए हैं। साथ साथ बीजेपी ये भी आरोप लगाती नजर आई कि CAG जब जांच करेगी तो उसके बाद बहुत हद तक बहुत सारी बातें सामने निकल के आएंगी कि आखिर रिनोवेशन के काम में करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए, आखिर इतने दिनों तक काम कैसे चलता रहा, आखिर मुख्यमंत्री ने इस बारे में किसी को जानकारी दी थी या नहीं दी थी। यही शायद मुद्दा आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पे अब इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि CAG की रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री निवास पर कितना पैसा खर्च हुआ और किस तरीके से उसे खर्च किया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब फिल्मों में काम करेंगे सरेंडर कर चुके नक्सली। 25 नक्सलियों ने दिया मराठी फिल्म के लिए ऑडिशन। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस पूर्व नक्सलियों को जो कि सरेंडर कर चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें घर और रोजगार मुहैया कराती है, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें फिल्म में एक्टिंग का मौका देना शुरू कर दिया है। दरअसल गढ़चिरौली पुलिस को पता चला था कि आदिवासी महिलाओं और बच्चियों की समस्या पर एक मराठी फिल्म बन रही है। इसके बाद पुलिस ने उस फिल्म निर्माता से संपर्क किया और फिल्म निर्माता से कहा कि वो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को इस फिल्म में काम दे। पुलिस की अपील पर फिल्म निर्माता ने उन पूर्व नक्सलियों का ऑडिशन किया। 25 लोगों का ऑडिशन हुआ है, जिसमें से पुलिस का मानना है कि 5-6 लोगों का ऑडिशन काफ़ी अच्छा हुआ है और उन्हें फिल्म में काम मिल सकता है। पुलिस का मानना है कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लव जिहाद पर सख्त हुई गुजरात सरकार। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब होटल के कमरों में भी की जाएगी चेकिंग। गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गुजरात सरकार नाम बदलकर हिंदू लड़की को धोखा देने और लव जिहाद के मामलों को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और इसमें सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस को होटलों में चेकिंग करने और कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का ये बयान विश्व हिंदू परिषद की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें परिषद ने कहा था कि होटल और गेस्ट हाउस मालिक गैर हिंदू युवकों को कमरा देने में सावधानी बरते। गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में बिना डरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। बता दें कि राज्य में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू है, जिसके तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर धोखे से या लालच देकर शादी करने, उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस मामले में अगर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है तो कोई शिकायत नहीं हो सकती। कैमरामैन प्रभात के साथ उपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने साफ किया कि उनके देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि इस बात में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। विक्रमसिंघे ने एक इंटरव्यू में कहा, चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है।